Assalamu Oh, alaikum everyone. This is Maria Khan, your host for today's session. Hope you all will be fine and doing well. Today, I welcome you all to another engaging and insightful session, which is about resilience, which simply means that strengthening your personality by rising through challenges and facing hurdles with confidence. For this, we have with us our instructor, Ma'am Laiba Iqbal. Thank you so much, Ma'am Laiba Iqbal, for joining us and giving your precious time to us. Without any delay, we will move forward and will start our session formally. Over to you, Ma'am Laiba Iqbal. You may please take the start now. okay, I will first share my screen. Okay, ma'am. मेरी स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है? स्लाइड्स? Yes, ma'am, we can see your screen. ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम लाइबा इकबाल है और आज जिस पर बात करेंगे वो है पर्सनल रेजिलियंस। तो आज हम एक ऐसे स्किल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि डिग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और टैलेंट से भी ज़्यादा पावरफुल है, और जो कि लाइफ के हर स्टेज पर काम आती है, और वो है पर्सनल रेजिलियंस। जो कि आज हम सीखेंगे कि रेजिलियंस होती क्या है, ये काम कैसे आती है और कैसे हम उसे डेली लाइफ में बिल्ड कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पर्सनल रेजिलियंस? सो इन सिंपल अल्फाज में पर्सनल रेजिलियंस ये है कि इट इज़ द एबिलिटी टू अडेप्ट, रिकवर एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर व्हेन लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट। सो इसका मतलब है कि हर मुश्किल हालात में खुद को संभालना, गिर कर दोबारा उठना और पहले से बेहतर बनकर आगे। स्ट्रांग होने का नाम नहीं है कि हम कहें कि बस हम स्ट्रांग हो गए तो हम रेजिलिएंट हो गए, या ये लेस है तो हम रेजिलिएंट है। और ये प्रिटेंड करने का भी नाम नहीं है कि बस हम कहें कि सब ठीक है तो ये रेजिलियंस है। इस इसको रेजिलियंस नहीं कहते। रेजिलियंस ये है कि प्रेशर में स्टेबल रहना, इमोशंस को मैनेज करना, और कोई सेटबैक हो तो उससे हम कैसे सीखें और आगे उसमें मूव फॉरवर्ड कैसे करें। एक पावरफुल लाइन जो आप नोट कर सकते हैं वो है कि रेजिलियंस का मतलब सिर्फ बाउंस बैक नहीं, बाउंस फॉरवर्ड है। मतलब आप वही इंसान नहीं रहते, आप इवॉल्व हो जाते हैं। सो बेसिकली ये है। सो रेजिलियंस के 4 पिलर्स हैं, जिसमें है ऑप्टिमिज्म, एंस। सो ये कहना कि ये मुश्किल काम है लेकिन बेहतरी मुमकिन है। फॉर एग्जांपल, कोई एक स्टूडेंट के मार्क्स कम आते हैं तो उसमें 2 रिएक्शंस हो सकते हैं हमारे। एक वीक माइंडसेट हो सकता है जिसमें वो कहे कि मैं स्टूपिड हूँ, मतलब मुझसे कुछ भी नहीं होता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बहुत कम मार्क्स आए हैं। रेजिलियंट माइंडसेट ये हो सकती है कि मुझे ए रिजिलिएंट, क्योंकि इसमें डिफरेंस देखें आप कि प्रॉब्लम तो सेम है लेकिन हमारा रिस्पॉन्स डिफरेंस है, डिफरेंट है। अगली उर्दू में हम लचक कहते हैं, नहीं कर सकता हूँ, अब क्या मुझे करने के लिए। वो जब कोई सिचुएशन नहीं कर सकता, नहीं, वो सोचता है कि मैं अब कोई ऐसा काम है जो अभी पॉसिबल हो मेरे लिए करना, तो इसी सोच के साथ वो रेजिलियंस शो करता है और वो किसी सेटबैक
मुकाबला करता है उसी से। फिर इमोशनल मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है कि नहीं? काइंडली मुझे ये बता दें। यस मैम, आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन आई गेस Yes, यू हैव ma'am, you अ are audible, but you ओके, अब आ रही है मतलब आप लोगों को और स्क्रीन शो हो रहा है मेरा स्लाइड्स? yes ma'am, the screen is also visible. ओके। सो थर्ड पिलर जो है वो है इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन वो होती है कि जो डर है, एंजाइटी है या गुस्सा है वो हमारे नॉर्मल है, वो सबको होती है। ऐसा कोई भी नहीं है जो कहे कि मुझे डर नहीं होता, एंजाइटी नहीं होती, गुस्सा नहीं होता। लेकिन रेजिलियंस का मतलब है कि हम उसको फील करें लेकिन उस पे हम रिएक्ट ना करें, बल्कि बहुत ज़्यादा रिएक्ट ना करें। और उसमें एक सिंपल टेक्नीक ये है कि हम उसमें शॉर्ट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। ब्रीथिंग ब्रीफ पॉज़ हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे जो इम्पल्सिव रिएक्शंस हैं वो रिड्यूस हो सकती है। क्योंकि हम ऑफ कोर्स जब हमें उस हम डरे या उनसे बुरा भला कहे, टेक्निक कि हम इसमें एक सिंपल टेक्निक ये है कि 10 सेकंड पॉज़ रूल, कि जब इमोशंस हमारे बहुत इंटेंस होते हैं तो उसमें हम पॉज़ करें, फिर हम डीप ब्रीथिंग करें। ये जो रिएक्शन है ना वो हमारे पास प्रॉपर आ सके और हम उस थोड़े से उस बारे में सोच सकें और अच्छा रिस्पॉन्स दे सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल ये हो सकती है कि पहले तो क्योंकि रिएक्शंस जो है वो कमज़ोर करता है और जो रिस्पॉन्सेज़ है वो हमें मज़बूत करते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास इमोशंस तो ज़रूर आएँगे लेकिन उसको हम कोशिश करें कि उसको हम प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स करें और सोच समझ कर हम रिस्पॉन्स करें। नेक्स्ट हमारे पास है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस ये है कि अंडरस्टैंड व्हाट यू फील एंड व्हाई यू फील इट एंड हाउ टू कम्युनिकेट। इंटेलिजेंस ये हमारे साथ ये होता है कि हमें सेल्फ अवेयरनेस मिलती है, एम्पैथी हमारे हम में आ जाती है और क्लियर कम्युनिकेशन हम कर पाते हैं। इसमें हमें ये समझना है कि मैं कहती हूँ और सामने वाला क्या फ़ील कर रहा है और हम क्यों ये फ़ील कर रहे हैं। ये 3 स्टेप्स हमारे होने चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस में कि हम खुद क्या फ़ील कर रहे हैं और ये क्यों फ़ील कर रहे हैं और हमारे जो सामने बंदा है वो क्या फ़ील कर रहे हैं। और इस स्किल से हमारे पास रिलेशनशिप्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं
क्योंकि हम इससे फिर सिर्फ अपने इमोशंस के बारे में नहीं सोचते, हम दूसरों के इमोशंस के बारे में भी सोचते हैं, जिससे हमारे पास एम्पैथी भी स्ट्रांग होती है और क्लियर कम्युनिकेशंस होते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई प्रॉब्लम आती है सामने तो बस हम सोचते समझते उसके बारे में नहीं है, या हम किसी के नहीं सोचते, बस डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए कि उस दूसरे बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और क्लियर कम्युनिकेशन होगी तो हमारे रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग होंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक टी आपके ग्रुप मेंबर्स है, उसमें आपको पता चल रहा है कि एक दूसरा बंदा है वो नर्वस फ़ील कर रहा है, या वो विथड्रॉल की तरफ जा रहा है क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रही या कुछ भी हो रहा है। तो हम कोई हो जाए, कोई बड़ा हादसा उसकी वज़ह से ना हो जाए, और इसी से क्लियर कम्युनिकेशन से ही हमारे पास बड़े हादसों से बचा जा सकता है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप जब क्लियर कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारे पास क्लियर आंसर्स आते हैं और हम प्रिवेंट कर सकते हैं मिसहैप्स को। अब मैं आप लोगों से एक इंटरैक्टिव एक्टिविटी करना चाहूँगी कि आप सब 1 मिनट के लिए ये सोचें कि आपका एक करंट कोई चैलेंज है, और आप उसमें खुद से पूछें कि मैं इस सिचुएशन में क्या कंट्रोल कर सकती हूँ, क्या सिर्फ़ इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, और क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को इसके लिए 1 मिनट देती हूँ। काइंडली आप एक चैलेंज के बारे में सोचें और उसमें खुद से पूछें कि इस सिचुएशन क्या एक्सेप्ट कर सकती हूँ। आप लोगों के पास 1 मिनट है, फिर जो कंफर्टेबल होगा वो हमें हम उस फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा कि उसकी क्या कोई चैलेंज उसके बारे में आया है और उसने क्या सोचा है? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. यस मैम, आप क्वेश्चन रिपीट करेंगी अगेन? मैंने आप लोगों को कहा है कि आप एक करंट
के बारे में मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। कुछ Ma'am Laiba Iqbal, I guess you have a network issue. I guess your connection is unstable as we cannot hear your voice clearly. Okay, dear participants, let me repeat the question. The question is basically, is there any issue that you people are facing currently? It may be like an academic pressure, a few people have an exams going on, or it may be any other problem. हो सकता है small सा problem हो या it may be a big problem. So what is your attitude towards that problem, and what you people are जो आपके control में नहीं है, the things which are not in your control, what is attitude of yours towards that? anyone who want to share? अगर आप कोई अपने चैलेंज के बारे में नहीं बताना चाहती तो कोई हाइपोथेटिकल बता दे, कोई एग्जांपल के तौर पर बता दे कि आप कोई ऐसा चैलेंज जो फेस कर सकती हो और उस पे आप क्या करेंगी? Yes, dear participants, if anyone wants to answer voluntarily, they can go for it. Okay, dear participant, just imagine like we are in living in a society which is full of challenges, and especially for girls. Yes, dear Atya, if you want to answer it, you can please. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अतिया व्यास। अच्छा, अगर मैं नहीं तो आप के साथ अगर कोई होता है इस तरह कोई चैलेंज आपको अगर कोई फेस करना पड़े तो आप सिचुएशन में क्या करती हैं उस दिन? क्योंकि अभी आई गेस हम अभी कोई इमेजिन नहीं कर पा रहे, तो अगर आप थोड़े-से एग्ज़ाम्पल देके थोड़ा-सा बताएँगे तो देन आई गेस वी विल कंटिन्यू विद आवर एग्ज़ाम्पल्स। ओके, मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल सब लोग स्टूडेंट्स हैं तो हमारे किसी एग्ज़ाम में कम मार्क्स आ गए, तो ये एक सिंपल एग्जांपल है जो सब लोग रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें अब मैं सोचूँगी कि इस सिचुएशन में मैं क्या कंट्रोल कर सकती थी। उसमें मैं यही कंट्रोल कर सकती थी कि मेबी मैंने सही तरीके से उसमें स्टडी नहीं की थी, मेबी मैंने इतने ज़्यादा मेहनत नहीं की थी। तब इसमें मैं क्या इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएँ। तो मैं यही इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ कि मैं थोड़ा और स्टडी करूँगी, और अगर मेरी स्टडी टेक्निक्स अच्छी नहीं है तो मैं कोई प्रॉपर स्टडी टेक्निक्स यूज़ करूँगी। सिवाय बस रोट मेमोराइज़ेशन के मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक्टिव रिकॉल वगैरह से करूँ या और भी स्टडी स्किल्स है, वो मैं यूज़ करूँ।
ताकि मेरी मेमोरी में वो अच्छे तरीके से बैठ जाए और इसमें मैं और ये भी कि मैं अपने आप को मतलब उस सिचुएशन अपने आप पर हावी नहीं करूँगी और बल्कि उसको एक्सेप्ट कर लूँगी कि बस हाँ, ये एक दफ़ा हो गया, खैर है, कोई बात नहीं। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए मैं इस पर और भी कोशिश करूँगी कि मेरे अच्छे मार्क्स आए और मेरे कम मार्क्स ना आए। तो एक सिंपल एग्ज़ाम्पल थी एक सिचुएशन की। इस तरह और भी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है। Yes, dear participants, if you want to add something more, so you can please. नो यू कैन कंटिन्यू। अच्छा आई गेस मुझे जब उन्होंने बोला ना कि मतलब स्टूडेंट की जो है ना वो इस वजह से भी हो सकता है कि उसके मार्क्स कम है और मार्क्स क्यों कम है क्योंकि उसने सही से मेहनत नहीं की इस वजह से। तो मुझे लगता है कि मेहनत भी ज़रूरी है लेकिन उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ भी आई गेस ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि शायद वो ये ना हो उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की भी हो लेकिन उसकी जो है ना वो नर्वसनेस, लो कॉन्फिडेंस उसमें उसके क्या से कहते हैं लो सेल्फ एस्टीम इस तरह हमने उस दिन भी बात की थी। और साथ-साथ जो है ना उसको कि वो पेपर देखते ही उसके अंदर मतलब टेंशन जो है ना वो क्रिएट हो जाना। सो उसकी वजह से भी जो है ना उसके मार्क्स या उसका रिज़ल्ट आई गेस कम हो सकता है। नहीं कि ये नहीं कि उसने मेहनत नहीं की होगी या इस वजह से जो है ना वो हो सकता है। क्योंकि जी, ऑफ़ कोर्स वी ये तो एक ही कहते हैं हम लोग जो है ना वो हर पर्सपेक्टिव यस, यस। जी, ऑफ़ कोर्स ये तो एक पर्सपेक्टिव है ना कि जी, जी। उसने मेहनत नहीं की होगी, एग्ज़ाम्पल है। ऑफ़ कोर्स ऐसा भी हो सकता है कि उसने मेहनत काफ़ी की हो लेकिन यही सेल्फ कॉन्फिडेंस या नर्वसनेस की वज़ह से तो फिर हम ओ उस पे फ़ोकस करेंगे ना और उस पे हम देखेंगे कि हम उसको कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। मेबी हम अगर उसको टेस्ट एंग्ज़ायटी है, तो हम मॉक टेस्ट कर सकते हैं जो कि रियल टेस्ट को सिमुलेट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 घंटे का पेपर है, तो हम घर में बैठकर 1 घंटे का टाइमर लगाएँ और अपने लिए क्वेश्चंस बनाएँ और उसको उसके आंसर्स करें तो हम इसी तरीके से मतलब वो कर सकते हैं। वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमें क्या लगता है कि किस सिचुएशन की वजह से हमारे ये प्रॉब्लम अराइज़ हुआ है। ओके हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें कुछ प्रैक्टिकल टूल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं रेज़िलियंस में जिसमें टूल 1 को हम कहेंगे नेम इट टू टेम इट जिसमें है कि जब हमें कोई एंग्ज़ायटी हो तो हम बोले कि हाँ, मुझे एंग्ज़ायटी हो रही है, क्योंकि जब हम इमोशन का नाम लेते हैं तो हमारा ब्रेन काम हो जाता है। हम तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना चाहिए कि हमें अपने डीप कि हम अभी क्या फ़ील करें, हमें कौन-सा इमोशन अब अभी हम फ़ील करें और उसको नेम दे दें। ये नहीं कहे कि नहीं मुझे एंग्ज़ायटी नहीं हो रही है, वैसे ही हम जब अगर हमें एंग्ज़ायटी हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, तो हम बोल दें कि हाँ, हमें एंग्ज़ायटी हो रही है या मुझे एंग्ज़ायटी हो रही है। और फिर हम उसको रिफ्रेमिंग फिर हमारा सेकंड टूल है कि हम अगर कोई थॉट है हम उसको रिफ्रेम करें। जैसे कि हमें अगर हमारा दिमाग कहे कि मैं फेल हो जाऊँगा, तो को रिफ्रेम करें और अपने आप से पूछे कि ये मैं इसका एविडेंस क्या है हमारे पास कि हम फेल हो जाएँगे? हमारे पास कोई एविडेंस है, हमने पढ़ाई भी की है, हमारे बाकी टेस्ट में मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी आए हैं, तो हम क्यों फेल होंगे? कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास। और इससे पहले भी तो मैं सक्सेसफुल हुई हूँ ना, तो फिर मैं क्यों फेल होंगी? और
हम इसमें कोई नेक्स्ट छोटा सा स्टेप भी ले सकते हैं, या कि हमारा नेक्स्ट छोटा सा स्टेप क्या होगा? मे बी अगर हमें लगता है कि हम के थॉट आए कि मैं फेल हो जाऊँगी, तो हम उसको रिफ्रेम कर दें कि नहीं, हमारे पास इसमें कोई भी एविडेंस नहीं है, तो मैं फेल नहीं होंगी, मैंने अपने तरफ से मेहनत की हुई है और इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। टूल 3 है टेक वन स्मॉल स्टेप। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है ना, वो हमारी सोच से नहीं आती, कॉन्फिडेंस हमारी एक्शन से आती है। क्योंकि हम जितना भी सोच ले कि हम ये करेंगे, ये वो करेंगे, जब तक हम उस पे एक्शन ना ले तो तब तक कुछ भी नहीं होता है। तो हम तब तक कॉन्फिडेंस होंगे जब हम उस पे एक्शन लेंगे। क्योंकि अगर हमें डर डर लग रहा है, तो डर तो हमें वैसे भी लगता रहेगा, चाहे हम वो एक्शन ले या ना ले। सो इट्स बेटर कि हम स्मॉल स्टेप ले और उस डर को ख़त्म करने की कोशिश करें। टूल 4 है अलाइन विद वैल्यूज़। हम अपनी टॉप 3 वैल्यूज़ लिखें कि हमारी जो टॉप 3 वैल्यूज़ और गोल्स है वो क्या है। हमारे टॉप 3 वैल्यूज़ फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली भी हो सकती है, ग्रोथ भी हो सकती है, फेथ भी हो सकता है। क्योंकि स्ट्रेस अक्सर तब ही होता है जब हमारी जो लाइफ की वैल्यूज़ है ना, हम उसके अगेंस्ट चल रहे होते हैं। तो जब हम अपनी वैल्यूज़ को अलाइन कर लेते हैं और उसको प्रॉपर लिख लेते हैं कि हाँ, ये हमारी वैल्यूज़ है, तो तब ही हम मतलब उस पे काम कर सकते हैं और हम उसके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी वैल्यू है कि हमारी ग्रोथ है, तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी? उसमें शॉर्ट टर्म हमारे गोल्स यही होंगे कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हम काम कर सके और अच्छे तरीके से मेहनत कर सके, ताकि हम ग्रो कर सके। इसमें लॉन्ग टर्म फिर हमारे गोल ये हो सकते हैं कि जब हमारा बीएस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम क्या करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम टीचिंग के साइड पे जाना चाहते हैं तो हम फिर एमएस एमफिल करेंगे, या किसी फॉर एग्जांपल एज अ साइकोलॉजिस्ट हम क्लिनिकल की तौर साइड पर जाना चाहते हैं तो हम फिर डिप्लोमा या कुछ करेंगे, तो हमारे लॉन्ग टर्म गोल में आ सकता है। तो जब हमारी वैल्यूज़ अलाइन होंगी तो फिर हमें इतना स्ट्रेस भी नहीं होगा, क्योंकि हम उसके लिए काम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक शॉर्ट स्टोरी है कि जो एक लड़की है जो हर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रही है, और वो हर दफ़ा रोती थी कि और डाउट करती थी, लेकिन हर इंटरव्यू के बाद वो लिखती थी कि मुझसे क्या पूछा गया और मैं क्या बेटर कर सकती हूँ। वो उसकी रेज़िलिएंट माइंडसेट था कि उसने ये नहीं कहा कि इंटरव्यू के बाद ये नहीं कहा कि मैंने क्यों कि बस मैं स्टूपिड थी और मुझसे कुछ नहीं और इसलिए मैं फेल हो गई। उसने अपने लिए लिखा कि मैं क्या मुझसे और मैं क्या बेटर कर सकती हूँ। और उसी तरह जब उसने डिफरेंट इंटरव्यूज़ दिए तो उसको जॉब मिल गई। तो डिफरेंस टैलेंट नहीं था, डिफरेंस इसमें ये था कि वो रेज़िलिएंट थी और वो उसने मुकाबला किया सिचुएशंस का। क्योंकि और रेज़िलियंस क्यों मैटर करती है? व्हाई रेज़िलियंस मैटर? विदाउट रेज़िलियंस हमें स्ट्रेस होता है, जिसके बाद हम बर्नआउट की तरफ चले जाते हैं, और बर्नआउट से हमारे पास क्या होता है, हमें हमें सेटबैक्स होते हैं, हम अपनी गोल को अचीव नहीं कर पाते, या हम गोल को टाइम लगता है। और जब हमें अक्सर सेटबैक्स होते हैं तो हमारे ऐसा लगता है कि हमारी आइडेंटिटी ही फेल हो गई है, हम एज़ अ फेलियर फील करते हैं, जो कि हमें एंग्ज़ायटी की तरफ लेकर जाती है। और अक्सर एंग्ज़ायटी इतनी बढ़ जाती है कि वो पैरालिसिस, फॉर एग्ज़ाम्पल बस हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं और हमसे कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन जब अगर हमें रेज़िलिएंट होंगे तो हम जो स्ट्रेस है उसको हम ग्रोथ में चेंज करेंगे, और जब हम अगर कोई सेटबैक होगा भी, तो हम उसको एज़ अ लेसन लेंगे कि ये एक फेलियर था, लेकिन इसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं। जैसे कि इस इंटरव्यू में लड़की ने किया कि उसने पूछा कि मैं क्या बेटर कर सकती हूँ? तो उसने उसको एक एज़ अ लेसन ले लिया और उसमें अपने आप में फीडबैक दे दिया कि मैं क्या बेटर कर सकती हूँ, और उस एंग्ज़ायटी को उसने इन्फॉर्मेशन में चेंज कर लिया, और उस इन्फॉर्मेशन को उसने अपने आगे यूज़ किया। और जो resilience support mental health and improves career performance, academic stress, relationship, physical health and confidence। resilience तो इसमें यूज़ नहीं होता, ये हमारे हर लाइफ के हर एंगल में ये यूज़ होता है।
तो एक और एग्जांपल ये भी हो सकती है कि जॉब लॉस, कि नॉट रिजिलियंस थिंकिंग हमारी यही होगी कि आई एम नॉट गुड इनफ एंड आई विल नेवर रिकवर। और लेकिन हमारी रिजिलियंट थिंकिंग ये हो सकती है कि हाँ, हमने जॉब लॉस एक्सपीरियंस किया, इट हर्ट्स बट इट्स इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन से मैं क्या लर्न कर सकती हूँ एंड कि मैं किस डायरेक्शन पे मूव फॉरवर्ड कर सकती हूँ। और इसी पर्सपेक्टिव चेंज से सब कुछ चेंज हो जाता है और हम एक प्रैक्टिकल शिफ्ट की तरफ चले जाते हैं और हम जो ग्रीफ है उसको प्रोसेस कर सकते हैं और अपनी स्किल्स और नेटवर्किंग को बढ़ा सकते हैं, और वन स्टेप एट अ टाइम हम जाते हैं। रेजिलियंस में ये नहीं होता कि बस हम कोई बिग स्टेप ले, वो एक स्मॉल स्टेप भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल स्टेप इसी तरह भी हो सकता है कि एक बंदा है जो कि पब्लिक स्पीकिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तो मे होगा कि वो किसी स्ट्रेंजर भी नहीं, अपनी क्लास फेलो, ऐसे क्लास फेलो के पास जाए जिससे उसने कभी इतनी कन्वर्सेशन की भी नहीं है और उससे 1-2 मिनट के लिए बात कर ले। वो इस उसके लिए एक स्मॉल स्टेप है और वो इसी तरह आगे-आगे स्टेप्स लेता जाएगा तो आगे वो फिर पब्लिक स्पीकिंग में भी कर सकेगा। और एक हम 10 मिनट डेली रूटीन कर सकते हैं जिसमें अगर आप बहुत बिज़ी हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, सिर्फ़ 10 मिनट्स लगते हैं कि आप सुबह उठकर कहें कि आज की फर्स्ट 1 प्रायोरिटी गोल लिखें कि आज मेरा एक प्रायोरिटी होगी जो मैं आज कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, तो वो गोल हमारा क्या होगा, वो हम एक प्रायोरिटी लिखेंगे और फिर उसी दिन में हम 2 मिनट की डीप ब्रीथिंग करेंगे, ताकि जो अगर कोई स्ट्रेस वगैरह है तो वो हम रिलीज़ कर सकें। और फिर हम रात में कि आज मैंने क्या अच्छा हैंडल किया वो हम लिखेंगे। एक डायरी में हम फर्स्ट सुबह एक प्रायोरिटी गोल, रात में हम लिखेंगे कि आज मैंने क्या अच्छा हैंडल किया, वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ी चीज़ की हो तो बस हम वही लिखेंगे। जैसे मैंने कहा कि स्मॉल स्टेप कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेंजर से बात करना, कुछ भी जो हम पहले नहीं करते थे लेकिन बस एक स्मॉल स्टेप हमने लिया, या कोई ऐसा सेटबैक आ गया तो हमने को किस चीज़ को अच्छा हैंडल किया, वो हम लिखेंगे। तो ये हमारी रूटीन होगी और हमें पता चल जाएगा कि हम कितने बेटर है, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास वो सामने कॉन्क्रीट एविडेंस होता है, हमने लिखा होता है, तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमने तो आज कुछ अच्छा किया है। तो इससे हमारे जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही रेज़िलियंस बनती है। ऐसा नहीं है कि बस एक ही दफ़ा में बन जाएगी, आप कंसिस्टेंट रहेंगे, कभी मे बी सेटबैक्स होगा, कभी मे बी सेटबैक्स नहीं होंगे, अच्छे तरीके से काम हो जाएगा और इसी कंसिस्टेंसी से ही हमारी रेज़िलियंस बढ़ती रहेगी। ट्रिक्स तो मैंने बता दिए हैं, नेम इट टू टेम इट, कि हम इमोशंस को लेबल करें, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग के हम उसको कॉग्निटिव रिफ्रेम करें क्वेश्चंस को, कि हम फ्रॉम इमोशंस टू एक्शंस जा सकें। और जब हम किसी इमोशन को नोटिस करते हैं और नेम करते हैं और उसको रिफ्रेम करते हैं और फिर स्टेप लेते हैं, तो हमारे पास एक कंसिस्टेंट हैबिट बिल्ड होती है। और हमारे और इसका फाइनल मैसेज यही है कि रेज़िलियंस जो है वो कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। मतलब कि ये आप वही कंसिस्टेंट रहेंगे, आप बार-बार करेंगे तो ही अच्छे तरीके से होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप डे 1 पे स्टार्ट करेंगे तो बस आपका अच्छा होगा। मेबी आपके फेलियर्स होते रहेंगे, आपके सेटबैक्स होते रहेंगे, और तो ही लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ती रहेगी और आप बेटर होते जाएँगे। क्योंकि रेज़िलियंस कोई गिफ्ट नहीं, ये एक प्रैक्टिस है। इसमें आप टूट भी सकते हैं, आप रो भी सकते हैं, आप थक भी सकते हैं, लेकिन आप रुकते नहीं हैं, और यही रेज़िलियंस का नाम है। क्योंकि याद रखिए कि जो स्ट्रॉन्ग लोग वो नहीं है जो कभी गिरते नहीं हैं। स्ट्रॉन्ग वही होते हैं जो हर दफ़ा उठते हैं। और यही रेज़िलियंस का नाम है कि बहुत सारे सेटबैक्स के बाद भी आप उठते हैं और आप उस पे काम करते हैं, रेदर देन just giving up. So resilience
जो है it is that you build with practice and by using the tools like naming, reframing and small steps regularly, और उसी तरह over time आपकी जो information और setbacks है वो growth की तरफ चली जाती है। और इसका की टेकअवे यही है कि हम स्मॉल स्टेप्स लेंगे, हम अपनी प्रोग्रेस को मेजर करेंगे और इसी तरह हमारी रेजिलियंस ग्रो होगी विद रिपीटेड प्रैक्टिस। और इस हम एक्शन हमारा यही है कि हम 10 मिनट डेली रूटीन करें। हम अपने पास फिर दिन में अगर कोई स्ट्रेस हो या कोई मसला हो तो हम उसमें डीप ब्रीथिंग करें और फिर हम रात में उसके लिखें कि हमने क्या आज अच्छा हैंडल किया और हम लिखें कि हमने कोई करंट चैलेंज जो हमने फेस किया हो या हमारे हो रहा और हम उसको कैसे बेटर कर सकते हैं। तो इसी तरह हम रेजिलिएंट माइंड को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। Okay, so dear participants, let's move to the question answer session. If you people have any question about today's session, you can ask from Ma'am Laiba Iqbal. Do you guys have any questions? अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो या कुछ पूछना हो तो बता दें। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है या कोई समरी दे सकता है कि आप लोगों ने इस सेशन में से क्या एक टेक अवे किया है, कोई भी एक बात हो, या अगर आप वॉइस में नहीं बोल सकते तो चैट में बोल दें। कोई भी एक की टेक अवे शेयर कर दे रेजिलियंस के बारे में, या आप कोई बताना चाहती हैं? Yes, we can also do this. Like, if you have any takeaway from this session, so you can drop it in the chat box. I guess that will be a good idea. What you learned from today's session, or what comes in your mind when you hear about resilience?
No one wants to share anything? I guess, Ma'am Laiba Iqbal, they all are clear about today's session, so that's why they are not sharing it. Usually, if they have questions, so they ask it, but I guess they are clear about it, so that's why they are not asking questions. ओके, सो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं भी आई तो आप फिर बाद में भी मैसेज कर सकते हैं और मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स दे दूँगी। आप जो मीटिंग होस्ट है उनसे राब्ता कर सकते हैं। Okay, thank you so much, Ma'am Laiba Iqbal, for your response. Okay, now we will move towards the end of our session. Now we to wrap up our session, I will give a little summary to today's session. Today we learned that resilience is simply about they do not give up. Be strong enough to accept the reality and try your best to find out solutions for the problems rather than suffering. I think having a solution oriented mindset is one of the tools that can help us to be more resilient. Here I will add one example about resilience, that many of us mostly hears this, that women are very resilient. It because that if you look we look our society, it's a patriarchal society, and women usually have very little opportunities to excel. But despite that, we see that women in our society are playing a great role in almost every sector of life, whether it's education, business, politics, or any other field. They are doing their best, and I guess that is the best example of resilience. One more example about resilience is a woman fortune tech. You guys can see that despite the hurdles and despite the lack of opportunities that the girls are facing in our society, women fortune tech is a platform that gives opportunities to women. I guess it needs more appreciation. You people needs more appreciation and stay strong. It will be a good thing that can help you to strengthen your personality. So it was all about today's session. Hope you have learned something. So stay tuned with us for such more and exciting and wonderful session. Thank you so much, Ma'am Laiba Iqbal, for such a wonderful session, and also a huge thanks to our participants who joined us today. So we have some more exciting session and the upcoming days, inshallah. Till that, take care of yourselves and Allah Hafiz.